नमस्कार, आप देख रहे हैं दी आवाज और आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत से जो अपनी बात बड़ी ही बेबाकी से रखते हैं और उनका यही अंदाज सब दर्शकों का मन मोह लेता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं युवा शायर सिद्धार्थ कुमार की। ये सिद्धार्थ कुमार जयपुर कोटपुतली के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई महाराजा कॉलेज से पूरी की है। इन्होंने BSc किया है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने इस मंच के ऊपर एक कलमकार को जगह दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो सर, हम आज की शुरुआत आपकी कश्मीरों पंडित की जो कविता आपने लिखी है कश्मीरों पंडितों पर, उससे करना चाहेंगे। जी, दरअसल क्या था कि ईश्वर ने एक बहुत संवेदनशील सा दिल दे रखा है और अचानक टीवी देख रहा था तो एक दिन किसी एक कश्मीरी पंडित को कश्मीर में मार दिया गया और उसके पिता का टीवी के ऊपर इंटरव्यू आ रहा था और मैं वो देख रहा था। वो पिता बोल रहा था कि वहाँ मेरा सेव का बागान लुट गया, मेरा मकान चला गया, मेरा परिवार तबाह हो गया। तो मैं अचानक बैठा बैठा सोचने लग गया कि आप थोड़ा सा पीछे जाइए और देखिए कि जिस समय उनको मार मार के वहाँ से भगाया गया था अपने ही देश के अंदर, तो उस समय उन सब का कितना कुछ लुटा होगा। तो संवेदनशील हृदय था तो उसके ऊपर लिखने बैठ गया और ईश्वर की कृपा से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से ईश्वर ने कुछ ऐसा लिखवा दिया मुझे। ये सबसे बड़ा झूठ है कि वो कविता मैंने लिखी, वो तो ईश्वर ने लिखवाई, लेकिन आप सबके सहयोग से वो इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई कि MP3 में लोग मुझे सुनवाते हैं और कहते हैं ये शायर बहुत अच्छा बोलता है। तो सर, आपकी वो कविता बहुत लोगों ने सुनी और काफ़ी पसंद भी किया है और आप सब भी जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है। तो सर, हिंदी दिवस के मौके पर आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँ कि मेरे लिए तो कोई दिवस नहीं है। जिस व्यक्ति की दिन रात सुबह शाम इसी भाषा में होती हो, उसके लिए उसका एक दिन कैसे हो? ये तो सरकारों ने एक साजिश रची है कि आप, हिंदी हमारी मातृभाषा है लेकिन सरकारों के लिए मातृभाषा है, वो सिर्फ एक भाषा मात्र है। और मुझे लगता है कि इसका कोई दिवस नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ का कोई दिन नहीं होता। पिता का तो हमेशा, माँ बाप का हमेशा 365 दिन होते हैं, हमेशा एक मिनट उनके साये में रहते हैं तो अच्छा रहता है। तो ये दिन वगैरह नहीं होना चाहिए, 24 घंटे माँ का आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए। तो सर, जैसे कि हमने देखा है कि बहुत से ऐसे युवा हैं जो आजकल हिंदी को लेकर अपना करियर बनाना चाहते हैं और हिंदी शायरी को लेकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, यहाँ की सरकारों से भी कहना चाहता हूँ कि हिंदी पढ़े लिखे लोगों को देश में बेरोजगार के नाम पर जो हुआ है, आप हुनर को रोजगार से जोड़ दीजिएगा, उसके बाद बेरोजगार की संख्या बहुत कम हो जाएगी। आपके पास जो हुनर है उसके अंदर आपको रोजगार मिलना चाहिए। युवा शायरों से इतना ही कहना है कि आप खूब ज़्यादा पढ़ें, उसके बाद लिखें और जनता जो चाह रही है उसकी आवाज़ को ज़रूर देखें, अपनी आत्मा से उसकी सच्चाई को सुने और जनता जो चाह रही है वो लोगों के कानों तक पहुँचाओ। तो सर, आपने पढ़ाई BSc की करी है जी, और हमने देखा कि आप एक शायर के रूप में भी उभरे हैं। तो ये शायरी का शौक आपको कहाँ से आया? ये दरअसल मेरा जो बचपन है वो महबूब की आँख के सामने वो बाल है जो उसको परेशान भी कर रहा है, लेकिन वो बड़ा खूबसूरत भी लगता है। वो उलझा हुआ भी है जो उसको बार बार छटकने का प्रयास करती है। ठीक उसी तरह का मेरा जीवन था। मैं जहाँ पढ़ता था और जिस लड़की से प्रेम हुआ वो बस में आती थी तो हम दोनों मिलते नहीं थे। मैं हॉस्टल में रहता था तो ये शर्त हुई कि आपको जब जब मुझे याद आए आप मेरी कविता लिखना। अब वो मैं तुकबंदियाँ लिखता था, कालांतर में कब वो तुकबंदियाँ कविता बन गई वो मुझे आज तक नहीं मालूम और मैं तो आज भी नहीं मानता कि मैं कोई कविता लिखता हूँ। मैं तो तुकबंदी करता हूँ, लेकिन लोगों की नवाजिश है और ईश्वर का आशीर्वाद ऐसा है कि लोग उसको कविता मान रहे हैं। तो सर, हमने ये भी देखा है कि जो राजनीतिक माहौल है उससे आप काफ़ी जुड़े हुए हैं। आप बड़ी बेबाकी से किसी भी नेता और पार्टी पर कोई भी टिप्पणी दे देते हैं। आज के टाइम पर कोई भी नेता या फिर कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उन पर कोई भी टिप्पणी की जाए, लेकिन आप बड़ी बेबाकी से उन पर ये टिप्पणी करते हैं। तो कभी इस टिप्पणी का आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो या फिर कुछ ऐसा हुआ हो जो आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, बहुत ज़्यादा धमकी भरे कॉल आते हैं, ईमेल आते हैं, लेकिन इन सब से अगर डर गया तो फिर कलम किस बात की। तो ये हमारे एक बड़े कवि हैं कुंवर बेचैन, उन्होंने कहा कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है कुछ और ही होगा, फिर वो कलमकार नहीं है। यदि आपकी भूमिका सरकार का स्थायी विपक्ष है तो आप सरकार को गलत कामों में आईना दिखाना आपका कर्म है, वो आपका धर्म है और आप उस धर्म के साथ गलत नहीं कर सकते, उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे बड़े कवि ने कहा कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सच है वो बात बोलेंगे
और साहिबो हम कलम के बेटे हैं, दिन को कैसे रात बोलेंगे। तो जो रात को रात कहेंगे, दिन को दिन कहेंगे, इसके लिए कितने भी मुश्किलात का सामना अगर करना पड़ेगा तो मैं बेबाकी से करूँगा, और मुश्किलों से डरने वाला लोग नहीं हूँ। तो सर मेरी आपसे गुजारिश है, जैसे धर्म पर बहुत मुद्दे हमने देखे हैं जो चले आ रहे हैं देश में, धर्म को लेकर बहुत लोगों को बांटा जाता है, तो उसके ऊपर आपके पास अगर कोई चंद शब्द आप कहना चाहें? ये मैं चंद शब्द इतना ही दूँ कि धर्म की राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए, जबकि राजनीति का धर्म होना चाहिए। राजनीति एक धर्म ही है, लेकिन धर्म की राजनीति देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से लोगों को बंटवारा किया जा रहा है, जिस तरीके से हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर बांटा जा रहा है और देश बंट रहा है। दिक्कत तो यहाँ है कि देश बंट रहा है। ऐसे समय में मुझे लगता है कि एकजुट होकर हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियत होने की आवश्यकता है, धर्मों की आवश्यकता नहीं है, हिंदुस्तानियत की आवश्यकता आजकल ज़्यादा है। तो सर अगला मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि जो ये दुनिया की हालात हैं इस वक्त, जो दुनिया में चल रहा है, उसको आप एक कवि की दृष्टि से कैसे देखते हैं? ये हालात तो बहुत बुरे हैं, कोरोना का मार है और हर तरफ त्राइमाम मची है, पूरी कायनात सहमी हुई है। ऐसे दौर में हिंदुस्तानियत होने की आदत यह है कि एक उम्मीद आपके अंदर होनी चाहिए, एक आस आपके अंदर होनी चाहिए, जो कि जल गया घर मेरा अब बचा ही क्या है, जल गया घर मेरा अब बचा ही क्या है, बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। तो ये एक उम्मीद की किरण आपके अंदर होनी चाहिए। मैंने तो थोड़े दिन पहले कविता लिखी थी कि खुदा इस वबा को मिटा दे जहाँ से, खुदा इस वबा को मिटा दे जहाँ से, काफ़ी लोकप्रिय हुई। तो ये सब आनी जानी फसलें हैं, लेकिन आप अपनी दिल के अंदर उम्मीद की लौ को जलाए रखिएगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो सर आखिरी में मेरा सवाल ये रहेगा कि हमने सुना है कि राहत इंदौरी साहब का नाम बहुत लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं, और हमने सुना है कि आपने उनके साथ भी बहुत काम किया है। तो आपकी जो जीवन की ये सफ़र रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उतार चढ़ाव आपने देखे और किस तरीके का काम आपने किया, और क्या आपकी लाइफ की जो अचीवमेंट्स रही उनके बारे में कुछ बताना चाहें? बताना सिर्फ इतना है कि आप साक्षात्कार बहुत कम समय का, एक शेर आता है कि कहाँ से इब्तिदा कीजिए बड़ी मुश्किल है दरवेशों, कहानी ज़िंदगी की है और मजमा रात भर का है। तो ये जो आपका जो शो है ये बहुत छोटा है, कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं एक छोटे से गांव से निकल कर आया जहां आज भी 10वीं क्लास तक स्कूल नहीं है, और अपनी आंखों में उम्मीदों का चिराग जलाए हुए सपना लेके आया था कि मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता की बात को, जो प्लेटफॉर्म मेरे पास है कवि सम्मेलन का, मुशायरे का, वहाँ से उस बात को रखूँगा और अपने ऐसी कमरे में सोए हुए सियासत के लोगों तक जनता की बात से पहुंचाने के बीच का सेतु का कार्य मैं करूंगा। इसी उम्मीद के साथ आया। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, काफ़ी धमकियां आई, काफ़ी नफरत वाले मेल भी आए, लेकिन जब आप सच्चाई के साथ होते हैं और आप ईमानदारी के साथ वो काम करते हैं तो ईश्वर आपका साथ देता है। उसी की वजह से आज ये सब मुकाम हासिल हो गया कि हज़ारों की भीड़ चलती है, लोग सुनते हैं और लोग थोड़ा सीरियस भी लेते हैं कि हाँ ये बात कर रहा है तो उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा। और मैं ऊपर वाले से यही गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे लफ्ज़ों में वो ताकत दें ताकि मैं किसी भी मजलूम को, किसी भी बेबस को, किसी भी गरीब की आवाज़ बड़े लोगों तक पहुँचा सकूँ, उसके बीच के सेतु का काम कर सकूँ। क्योंकि मुजलिमों के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ मैं आवाज़ उठाना अपना धर्म समझता हूँ, और जो काम धर्म में आता है और जो काम अपने स्वधर्म में आता है उसको करना मेरी प्राथमिकता है। तो सर जैसे कि आपने अभी बताया कि आप ऐसे गांव से निकले जहां अभी तक 10वीं कक्षा की भी शिक्षा वहां पे नहीं दी जाती है। आज भी हिंदुस्तान की हालत वही है। आप हाईवे से 10 किलोमीटर अंदर आ जाइए, हिंदुस्तान आज भी वही है जहाँ 70 साल पहले थे। 10 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो ये कोई तरक्की नहीं है, ये प्रजातंत्र के मुंह के ऊपर तमाचा है कि 70 साल में इस देश के लोगों को स्वच्छ पानी नहीं उपलब्ध करा सके हम। तो सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि इस सब मुकाम पे पहुंचने के लिए एक फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको क्या शुरू से फैमिली का सपोर्ट रहा या शुरुआत में तो नहीं रहा, क्योंकि मैं MBBS छोड़ा हुआ विद्यार्थी हूँ और घर वालों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उस समय ऐसा बोलना कि मैं शायर बनूंगा तो उस घर वाले कहते थे इससे घर कैसे चलेगा, इससे पेट नहीं पलेगा, तो पहले आप वो काम तो करो जिससे आपका पेट चल जाए। लेकिन जब आपके अंदर जुनून होता है, जोश होता है, तो उन सब बातों को मैंने नदारद किया, आज उनको गलत साबित किया। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि माँ हिंदी की वजह से मुझे लोग पहचान रहे हैं। आज मैं आईफोन इस्तेमाल करता हूँ, कपड़े इस्तेमाल करता हूँ, ये सब हिंदी का चमत्कार है। ये मेरा तो कुछ चमत्कार नहीं है, ये भाषा का चमत्कार है। और हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है, वो संस्कार है।
तो माँ हिंदी की वजह से सब कुछ है, तो उसका आभारी हूँ। तो सर हमने ये भी अक्सर देखा है कि हिंदी बोलने वाले को लोग समझते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, इंग्लिश को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, बहुत तवज्जो दी जाती है, तो उसके बारे में आप क्या? मुझे किसी भाषा से ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है, वो एक तहजीब है, वो एक संस्कृति है जो आपको जीने का सलीका सिखाती है। अंग्रेजी आपको कार तो दिला सकती है लेकिन संस्कार नहीं दिला पाएगी। और आप एप्पल से शुरू होती है, जेड जेब्रा बना के छोड़ती है। हिंदी पढ़िए, अनपढ़ से शुरू होती है, जय ज्ञानी बना के छोड़ती है। तो मुझे फक्र है कि मैं उस पीढ़ी में हूँ जो अनपढ़ से शुरू होता है और जय ज्ञानी बना के छोड़ती है। तो सर आखिरी में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर में आपने कोई एक ऐसी कविता लिखी होगी, हर किसी को प्रिय होती है, तो आपको भी कोई एक ऐसी कविता जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया और आपको बहुत प्रिय हो, तो आप अगर वो हमारे दर्शकों को बताना चाहें। मैं इतना, ये तमाम युवा मुझे सुन रहे हैं, उन सबको इतना ही कहना चाहता हूँ कि हो सबब तो भी ईमान मत मारिए, आपसी प्रेम सम्मान मत मारिए, ये सियासत भला कब है किसकी रही, सो अपने अंदर का इंसान मत मारिए, सो अपने अंदर का इंसान मत मारिए, कि मेरे रब की नवाजिश है ये, कि मेरे रब की नवाजिश रहेगी ये, इन लबों पर गुजारिश रहेगी ये, मजहबों में रहे दूरियां हर दम, हर सियासत की साजिश रहेगी ये। तो सियासत की साजिशों से दूर चलकर इंसानियत का धर्म बनाइए और हिंदुस्तान जिंदाबाद कीजिए, इंसानियत जिंदाबाद कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको मिला एक ऐसी शख्सियत से जो बेबाकी से अपना पॉइंट आगे रखते हैं और बिना किसी डर के कविताएं लिखते हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि ऐसे बहुत से युवा शायर होंगे जो बहुत कुछ करना चाहते होंगे, जैसे इन्होंने भी बताया बहुत छोटे से गांव से आए थे, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने सपने लेकर आते होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप उन्हें इसी तरीके से सपोर्ट करें और अपना प्यार देते रहें, क्योंकि इन्हें भी वही आशा रहती है कि लोगों का प्यार इन्हें मिलता रहे। धन्यवाद।